हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल से मंत्रा में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों जैसे कि आप फिजिक्स में हमारा एयरफोर्स एंड डेल्टा नेवी वाला जो बैच चल रहा था, आज इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके हमारे पास हूं। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक है विवर्तन का। विवर्तन सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये विवर्तन आखिर है तो है क्या चीज, इसने सबको परेशान करके रखा है। इसका कारण पता क्या है दोस्तों? आखिरकार ये वाले टॉपिक है दोस्तों, हर किसी को समझ में नहीं आता, इसीलिए इसने एक लाइन से सबको परेशान करके रखा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब प्रकाश किसी ऐसे अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर पड़ता है तो वहां से कुछ परावर्तित हो जाता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए इसके तीक्ष्ण किनारों पर यहाँ से ऐसे कोई प्रकाश जा रहा है, तो इसके तीक्ष्ण किनारे पड़ा तो कुछ इस टाइप से परावर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों परावर्तित हो जाएगा, जहां पर इसको ऐसे चाहिए था बट ना ऐसे जाके सीधे इस टाइप से चला जाता है दोस्तों प्रकाश। और आपको दूसरी टाइप बताऊं, प्रकाश डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मतलब इस पर पड़ रहा है तो यहाँ से कुछ प्रकार इस टाइप से आएगा, कुछ ऐसे आगे आएगा और कुछ यहाँ से लौट जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है, आप एक टाइप से कहें तो जब प्रकाश की तरंगें छोटे छिद्र या अवरोध की तीक्ष्ण किनारों पर, जो तेज किनारे होते हैं उन पर पड़ती है, तो क्या होता है दोस्तों? प्रकाश रज्जु के मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश क्या होता है? रज्जु रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है। आप कहेंगे रज्जु रेखीय मार्ग कौन सा होता है? रज्जु रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है। रज्जु रेखीय मार्ग मतलब जो उसका पुराना मार्ग जो अस्तित्व वाला जिस टाइप से कुछ चल रहा था, उस मार्ग से वो विचलित हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? विचलित हो जाता है, अर्थात उस मार्ग से हट भी जाता है, कुछ प्रकार दूसरी दिशा से रहता है, इस टाइप से विचलित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ भी आता है। वही बात मैंने आपको क्या बताई कि यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो आंशिक रूप से कुछ मुड़ भी आएगा, कुछ सीधे चले आएगा, कुछ इस टाइप से एक दिशा में चले आएगा, कुछ इस दिशा में चले आएगा। अर्थात अपने प्रकाश रज्जु रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात आंशिक रूप से किसी जगह से मुड़ जाता है। तो इस घटना को कहते हैं दोस्तों विवर्तन कहते हैं। अब एकल छिद्र के कारण विवर्तन, आपने बचपन में एक चीज काउंट की होगी, जब आप किसी मोमबत्ती, लैंप या कोई भी ऑप्टिकल मान लीजिए दोस्तों, कोई भी एक प्रकाश स्रोत, सूर्य वगैरह में को भी मान लीजिए, सूर्य वगैरह के साथ वैसा होता है बट उनका थोड़ा व्यक्तिगत ज्यादा होता है, इसीलिए हमने एक मोमबत्ती मान ली। क्या माने दोस्तों? मोमबत्ती। ठीक है, ये जल रही है दोस्तों, क्या जल हो रही है? ये जल रही है दोस्तों मोमबत्ती। तो एक चौड़ी पट्टी की कुछ इस टाइप से आपको बता दूं, कुछ इस टाइप की चौड़ी पट्टी, कांच की पतली चौड़ी पट्टी से जब हम इस मोमबत्ती को इस टाइप से देखते हैं, कहने का मतलब, और हम उसको इस टाइप से पकड़ें तो इस ऐसे देखिए इसको की तरफ, तो इस पट्टी में क्या दिखाई देता है दोस्तों? आपने कभी गौर किया हो तो सबसे बीच में तो कुछ भाग ऐसा होता है चमकीला चमकीला सा, वाइट कलर का हो जाता है, कुछ येलो कलर का हो जाता है, चमकीला चमकीला हो जाता है। और इसके दोनों तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ सेम सेम कलर टाइप के होते हैं, लेकिन वो विभिन्न टाइप के कलर आते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया हमारा येलो आ गया, यहाँ पे भी येलो आ गया, यहाँ रेड आ गया दोस्तों, और यहाँ भी रेड आ गया, इस टाइप से होता है दोस्तों। तो ये जो क्रिया होती है, कहने मतलब एक पतली चौड़ी पट्टी से मोमबत्ती या किसी और सूरज को देखने पर उसके मध्य में एक चमकीला पृष्ठ दिखाई पड़ता है, चमकीला भाग दिखाई देता है, उसके दोनों ओर विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं दोस्तों, विभिन्न रंगों की पट्टी दिखाई देती है। पट्टी का मतलब कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं रंग, यहाँ मतलब इतने एरिया में रेड होगा, येलो मान लीजिए, इतने एरिया में येलो, व्हाइट, इतने एरिया में रेड, इतने एरिया में ब्लू, कुछ इस टाइप से होगा दोस्तों वहां पर। तो ये जो कंडीशन होती है, ये क्या कहते हैं, इस कंडीशन को दोस्तों कहते हैं कि एकल छिद्र के द्वारा विवर्तन, या फिर एकल छिद्र के कारण, एकल छिद्र के कारण
विवर्तन, ये क्रिया कहलाती है दोस्तों एकल छिद्र के कारण विवर्तन। जो इसमें ये प्रक्रिया हुई है इसी को एकल छिद्र का विवर्तन कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों क्या है, रेखा छिद्र का प्राप्त विवर्तन प्रारूप। और ये जो हमको प्रारूप प्राप्त हुआ है, ये कंडीशन प्राप्त हुई है, ये क्या है, रेखा छिद्र के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप। ठीक है दोस्तों, रेखा छिद्र के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप। दोस्तों इतने कंप्लीट हो गया। उसके अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जब विवर्तन की क्रिया होती है तो उसमें एक कंडीशन आपने दिखेगी, कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए तल है एक टाइप से, यहाँ पे हमने ये माना मुख्य उच्चिष्ट। मैं आपको बताऊंगा विवर्तन की क्रिया में दोस्तों जो मुख्य उच्चिष्ट होता है वो एक चमकीला, वो एक ऐसा नाम होता है। विवर्तन क्रिया किस तरह से होती है, यहाँ पे मान लीजिए S1 एक पॉइंट हो गया, S2 ये पॉइंट है, S1 ये पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश होता है S, उसने जो किया तो यहाँ से जो ये बनाते हैं उच्चिष्ट बनाते हैं, ऐसे करके यहाँ पर इस O बिंदु पर मान लो मैंने उच्चिष्ट बनाया और इससे P दूरी पर दूसरा उच्चिष्ट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये उच्चिष्ट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत चमकीला पार्ट बनता है। अक्सर जो भी प्रकाश है हमारा, कोई प्रकाश स्रोत है, ये पर्दा बीच में ले लीजिए, जिसके बीच की दूरी हमने मान ली कितनी, d मान ली दोस्तों। उन दोनों पर्दों के बीच की दूरी d है, वहां से O बिंदु पर कोई उच्चिष्ट बन रहा है, तो उस वो उच्चिष्ट बन रहा है दोस्तों, वहां तक प्रकाश पहुंचता है बहुत। तो यहाँ पर पहुंचे क्या बनाता है दोस्तों, एक चमकीला रंग का विवर्तन, एक चमकीले रंग का वो आप कहते हैं पृष्ठ की उत्पत्ति करता है। क्या होता है, इस पृष्ठ को दोस्तों बहुत चमकीला कर देता है वहां पर। और 90% इसका जो प्रकाश है दोस्तों वो यहीं पर चमकीले वाले चमकीला पृष्ठ है वहां पर इकट्ठा हो जाता है। क्या दोस्तों, इकट्ठा हो जाता है भाई। 10% इधर की तरफ और इधर की तरफ बढ़ जाता है। तो मुख्य उच्चिष्ट के लिए एक कंडीशन होती है, मान लीजिए मुख्य उच्चिष्ट है तो यहाँ पर इसके ऊपर लगभग 90% मैंने आपको बताया, तो 90% यहाँ पर मान लीजिए इसका मुख्य उच्चिष्ट पर आ रही है क्रिया, तो उसके हिसाब से जमा बच्चों अब आगे जाके दोस्तों, आगे जाके छोटी छोटी जगह पर भी यहाँ पर भी प्रकाश इकट्ठा होता है, यहाँ पर भी इकट्ठा होता है और यहाँ पर भी इकट्ठा होता है। जिस जिस जगह पर प्रकाश इकट्ठा होता है दोस्तों वो एरिया चमकीला रहता है। जिस जगह पर प्रकाश इकट्ठा नहीं होता अर्थात नहीं पहुंच पाता वहां पे, वो एरिया दोस्तों अंधकार में हो जाता है। उस एरिया को क्या कहते हैं दोस्तों, निम्निष्ट कहते हैं। उसी को इस डायग्राम में कुछ इस टाइप से दर्शाया। मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश इकट्ठा हुआ है अर्थात प्रकाश की आवृत्ति अधिक है, इसीलिए मैंने ये मुख्य उच्चिष्ट O मान लिया। ठीक है, यहाँ से पहला निम्निष्ट, फिर दूसरा, और ये धीरे धीरे कम होते आते हैं दोस्तों। कितने हो जाते हैं, कम होते आते हैं। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ होता है। अर्थात यहाँ पर जो आपको ये वाला पॉइंट दिखा रहा है, ये दोस्तों निम्निष्ट का पॉइंट है। निम्निष्ट दोस्तों ये एरिया लगभग अंधकार में होता है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति ना के बराबर होती है। और ये जो एरिया दोस्तों जो ऊंचा एरिया है इसको गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। गौड़ उच्चिष्ट प्रकाश यहाँ पे इकट्ठा होता है, चमकीले ये भी होते हैं, लेकिन इस मुख्य उच्चिष्ट की अपेक्षा कम होते हैं। ये है दोस्तों मुख्य उच्चिष्ट, इसकी अपेक्षा दोस्तों कम चमकीले होते हैं। ठीक है, और ये निम्निष्ट है। ऐसे उसी प्रकार से ये भी निम्निष्ट और ये भी निम्निष्ट, ये भी गौड़ उच्चिष्ट होंगे दोस्तों, ये भी गौड़ उच्चिष्ट है, ये भी गौड़ उच्चिष्ट है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या मायने रखती है, यहाँ पर ये निम्निष्ट है, निम्निष्ट में थोड़ा कम प्रकाश आता है, अंधकार में होता है पोजीशन, अंधकार में पोजीशन होती है, इसी कारण ये कम चमकता है, ना के बराबर चमका आप कहते हैं, ना के बराबर यहाँ पर अनुभव होता है, प्रकाश करता है। तो इस कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन आती है उच्चिष्ट की स्थितियां। उच्चिष्ट
की स्थिति क्या होती है? ई साइन थीटा बराबर ई साइन थीटा क्या ई क्या दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी डी दूरी थी वो कुछ जगह पे ई भी ली जाती है, इसीलिए यहाँ पर ई मान लीजिए ई साइन थीटा। ई साइन थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये हमारी उच्चिष्ट की स्थिति। ठीक है, अगली वाली स्थिति इसमें आती है दोस्तों, वो आती है निम्निष्ट की स्थिति। इसी प्रकार कौन सी स्थिति आती है दोस्तों, निम्निष्ट की स्थिति। ये क्या होती है, ई साइन थीटा वहां पर था और ई साइन थीटा के बाद इसमें लेंगे तो ई साइन थीटा बराबर इसमें होता है एन लैम्डा। वहां पर क्या था दोस्तों, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लेकिन निम्नलिखित की स्थिति में ई साइन थीटा बराबर एन लैम्डा होता है तथा यहाँ पर जो n का मान होता है दोस्तों, ये जो n है, n मतलब संख्या के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, जो n का मान दोस्तों वो होता है +1 +-1 +-2 +-3 इस टाइप से लिया जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो हमारा दूसरा वाला था उसमें अगर n बराबर हम 0 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं, केंद्रीय उच्चिष्ट जो होते हैं, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, यहाँ पे वो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है, आप नीचे भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो इसके बीच में केंद्रीय उच्चिष्ट अर्थात जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है उसको कैसे नापते हैं, दो क्रमशः केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर दो क्रमशः प्रथम निम्निष्ठ, ये भी निम्निष्ठ प्रथम निम्निष्ठ इधर की तरफ ये है, दूसरी तरफ प्रथम निम्निष्ठ ये है, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। और ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, अर्थात केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बराबर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, हमने इसको नाम ले दिया 2 थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने वाली थीटा, इसको नाम दे दिया 2 थीटा। ओके, अब 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आइए कैलकुलेट करते हैं। केंद्र उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को कहते हैं दोस्तों केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ निम्निष्ठ होते हैं, उन दोनों की आपस की दूरी के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या, बराबर प्रथम निम्निष्ठ के बीच की कोणीय चौड़ाई, प्रथम निम्निष्ठ के बीच की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, हमने इसको 2 थीटा रिप्रेजेंट किया था केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई को, और जो हमारे ये है प्रथम निम्निष्ठ के बीच की कोणीय चौड़ाई किससे आएगी, 2 लैम्डा बाई ई। तो हमारे फॉर्मूला बनता है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ई दोस्तों। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, वो है यदि केंद्रीय उच्चिष्ट पर्दे पर बिंदु O के दोनों ओर 2x चौड़ाई में फैला हो। अब मान लिया केंद्रीय उच्चिष्ट जो बन रहा है पर्दे के दोनों ओर 2x चौड़ाई में फैला हो, केंद्रीय उच्चिष्ट पर्दे के दोनों ओर 2x चौड़ाई में फैला हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि केंद्रीय उच्चिष्ट
उच्चिष्ट हम लिखना भूल गया, उच्चिष्ट पर्दे की दोनों ओर 2x चौड़ाई में फैला हो तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा 2 थीटा बराबर 2x अपॉन f, ठीक है, 2x अपॉन f और 2x अपॉन डी, जो f का मान हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, d के बराबर। d क्या है, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी। इसी में अगला पॉइंट है वो है, अरे बताता हूँ मैं आपको, इसी में दोस्तों अगला पॉइंट आता है क्या, देखिए पर्दे पर जो केंद्र उच्चिष्ट है उसकी रेखीय चौड़ाई कितनी होगी, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी होगी, इसके लिए क्या फॉर्मूला दोस्तों, आइए जानकारी करते हैं। बराबर होती है दोस्तों 2x, जो मैंने भी आपको बताया था पर्दे की वो पूरे केंद्र की चौड़ाई में 2x मानी है वहां पर, तो उसी बराबर 2x बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा दोस्तों, 2f लैम्डा बाई डी। डी कौन सा दोस्तों, छोटा है बड़ा, डी होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, डी की अगर हम स्मॉल डी कर सकते हैं, स्मॉल डी हमने यहाँ पर लेकिन माना क्या है, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी ई मानी है दोस्तों, तो या तो स्मॉल डी करिए या ई करिए, बात एक ही है, हम ई करेंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने आपको जो डायग्राम बनाया उसमें ई दिखाया था, ई और क्या है दोस्तों इसके अलावा, या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि एफ बराबर इसमें कैपिटल डी है, एफ बराबर क्या है दोस्तों, कैपिटल डी, तो एफ की कैपिटल डी रखेंगे तो डी अपॉन लैम्डा स्मॉल डी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या निकला है, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। अब दोस्तों इसके बाद में आपको एक न्यूमेरल कराता हूं, उस न्यूमेरल के हिसाब से हम अपना वो इसका जो यूज होता है इन फॉर्मूले का वो किस टाइप से होता है वो उसकी जानकारी करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों 6000 एंगस्ट्रॉम की, मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप उसमें से क्या क्या मान पुट करके रखना है, सबसे जो मान हमको दिए हो उनमें क्या क्या मान रखना है उसको देखिएगा। तो क्वेश्चन है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3×10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिल्ली पर अभी लंबवत पड़ता है, कैसा पड़ता है दोस्तों, अभी लंबवत पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या है, तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करिए। क्या कह दिया दोस्तों क्वेश्चन में हमारे को, वो देखते हैं दोस्तों, तरंगदैर्घ्य दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य कितना है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया हुआ। अब उसके आधे पार्ट में उधर तरफ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और इधर तरफ मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। सॉल्यूशन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या दिया है उसका मान पुट करना है, तो देखिए सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन कराता हूं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको तरंगदैर्घ्य दिया उसका मान उसको लिखिए, तरंगदैर्घ्य बराबर कितनी दी दोस्तों 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको लिखिए 6 × 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर का इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा का मान होगा ये। अगला वाला जो दोस्तों इसमें कंडीशन अगला वाला जो चीज बोला दोस्तों मुझसे 3×10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिल्ली है, ई का मान 3×10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिल्ली है, तो 3×10⁻⁶ मीटर चौड़ी झिल्ली हो गई, इसको हमने चेंज कर लिया मीटर में, उसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ई साइन थीटा बराबर, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें क्या दिया रहा है कि अभी लंबवत पड़ रही है तृतीय निम्निष्ठ है, जो तृतीय निम्निष्ठ
की स्थिति बताइए। तृतीय निम्नलिखित की स्थिति पूछ रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में। आपको ऐसे कोणीय स्थिति पूछ रहा है किस तरह से, तृतीय निम्नलिखित की स्थिति कैसे निकालेंगे दोस्तों, आइए इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा था थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए लिखा है दोस्तों। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस 2 और इस 2 को दोनों को हटा देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। तो वहां पर ऐसे वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। जो तृतीय बोल रहा है 3 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, अर्थात 3 थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई ई, 3 थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई ई। और हमको निकालना क्या है, 3 थीटा निकालना है। आप इसको ओनली थीटा के रूप में लिखिए या 3 थीटा लिखिए, बात आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू 3 लैम्डा बाई ई 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन हमारा नीचे है ई का मान कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी कोएफिशिएंट इस टाइप से हमने लिख दी है। अब हम जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इससे मतलब 6 इंटू 10⁻⁷ ऊपर है, नीचे प्लस का है, तो 10⁻⁷ प्लस 6 इक्वल टू 0.6 ई। ये हमारे क्या था थीटा, थीटा आप थीटा लिखिए या थीटा लिखिए, बात आपके ऊपर डिपेंड करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने क्या है कि इधर की तरफ थीटा मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पर हम जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था प्लस माइनस के रूप में होता है, तो इधर को प्लस माइनस लगा दीजिए। हमारा आंसर आता है थीटा इक्वल टू कोणीय स्थिति, कोणीय तृतीय निम्नलिखित कोणीय स्थिति थी, थीटा इक्वल टू वो है प्लस माइनस 0.6 पर, प्लस माइनस 0.6 पर। और दोस्तों जो कोणीय स्थिति आ गई, मैंने आपको कोणीय के लिए क्या बताया था, कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसीलिए यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा रेडियन। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।